बिल्कुल, सबसे पहले जब उनके पास फ़ोन आया तो उन्होंने मदद की गुहार लगाई थी अंकित के पास में। तो क्या हम उनसे बात नहीं करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। तो आइए अब हम मिलते हैं अंकित से। अंकित जी, यहाँ पर जब हम जीटी बम की बात कर रहे हैं तो जैसे कि यहाँ पे विजय जी ने बताया कि सबसे पहले आपके पास फ़ोन किया था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि ऐसे समय में जब पूरा बोल सकते हैं कि पूरा हमारा इंडिया ही नहीं, हमारा पूरा विश्व एक तरीके से थम गया था। ऐसे में आपके समय फ़ोन आता है, आप मदद की गुहार लगाई जाती है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? मैम मेरा जब पहला मतलब जब विजय भैया के मेरे पास फ़ोन आता है तो पहला रिएक्शन वही बोलते हैं कि मेरे पास एक कॉल आया है और हमें 1100 लोगों के लिए खाने का इंतजाम करना है और उनके लिए प्रति व्यक्ति 5 बोतल के हिसाब से पानी की व्यवस्था करनी है। तो उस समय तक मैं मतलब बहुत सारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहा था, तो जिसमें से एक नेहरू युवा केंद्र भी है। वहाँ से कई लोग मेरे संपर्क में थे, तो मैंने सबसे पहले यही बोला कि हम नेहरू युवा केंद्र संपर्क करते हैं, भोपाल में साकेत नगर का जो गुरुद्वारा है वहाँ संपर्क करते हैं, और एक मेरे सर हैं जिन्होंने मुझे मतलब अच्छे लेवल पे सारी जानकारी को उपलब्ध कराया था कोविड के समय, क्योंकि वो नीति आयोग में काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ों को बताया, तो हमने बोला कि ऐसी जो भी हमारे पास इंटेल है इनके माध्यम से हम ये सारी की सारी व्यवस्था करने का इंतजाम करते हैं। बिल्कुल, आपको डर नहीं हुआ कि अब हम कैसे करेंगे? ऐसा कुछ मन में विचार नहीं आया? मैम अगर ऐसा विचार आता तो मेरे से पहले वो खुद मना कर चुके होते। यस, वेरी तो इंटरेस्टिंग। उनका जो मोटिवेशन था कि उनने एक कॉल में हाँ कर दिया, तो अगर मैं यहाँ से भी अगर ना कर देता तो उनके पास मतलब बाद का आगे का जो प्रतिक्रिया होती वो अपने आप में डिमोटिवेट कर देती। बिल्कुल, लेकिन उस समय कोरोना का बहुत पीक समय चल रहा था। तो जब ऐसी परिस्थिति सामने आ रही थी कि घर से बाहर निकलना है, तो डेफिनेटली घर वालों का एक अपना कंसर्न था, वो नहीं अलाउ कर रहे थे। जब आपने बताया कि मैं इस तरीके से बाहर जाऊंगा, लोगों की मदद करूंगा, तो क्या उन्होंने आपको मदद के लिए अलाउ किया? मैम एक्चुअली में क्या है कि मैं भोपाल में सिंगल मतलब बैचलर रहता हूँ जी। और मेरे परिवार में जो लोग हैं वो थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब मुझे हर काम को करने के लिए फ्रीडम देते हैं, चाहे वो किसी भी पढ़ाई को लेकर के हो या सोशल वेलफेयर को कामों को लेकर के हो। तो वो उनके द्वारा मतलब जो भी काम की कहा जाता है उसका मोटिवेशन मुझे मिलता है कि मैं किसी भी काम में ना करता ही नहीं हूँ। मतलब एक तरीके से मेरी डिक्शनरी में ना शब्द है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है अंकित, और मुझे लगता है कि इसीलिए शायद आपका जो मिशन रहा वो सक्सेसफुल रहा। अच्छा, हमको ये भी पता चला है अंकित कि जीटी बम के अलावा भी आपने बहुत सारे कार्य किए हैं और उन सारे मिशन का भी आपने कुछ ना कुछ नाम दिया है। तो क्या आप बताएंगे कि इसके अलावा आपने और क्या काम किए हैं? मैम हमने जीटी बम के बाद उसके 2 दिन के बाद ही कुछ मतलब एक ऑपरेशन किया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राजगीर। फिर इसके बाद ऑपरेशन धनबाद, इसके बाद धनबाद जी। मैम ये सारे जगहों का नाम हम मतलब सारे ऑपरेशन का नाम जगह पे नाम पे इसलिए दिया क्योंकि लोगों को है ना जगहों के बारे में पता नहीं है। अब जैसे जो जीटी बम आज हमने आपके सामने नाम दिया, जब इस एपिसोड को कई लोग देखेंगे तो उसको गूगल करेंगे जी। और गूगल करने के बाद उन्हें पता चलेगा कि हाँ हमारा पूर्वोत्तर का एक राज्य है मणिपुर, उस मणिपुर का एक जगह है जीटी बम जी। और राजगीर भी बंगाल का जो जगह है उसके बारे में पता करेंगे। फिर धनबाद के बारे में उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी ज्योग्राफिकल स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ों को जानेंगे। तो इस तरीके से हमने इंडिया की जो डाइवर्सिटी है ना उसको नामों के माध्यम से और ऑपरेशन के माध्यम से कवर करने की कोशिश करी थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि नामों को हम बहुत सारे ऐसे सिटीज़ होते हैं हम जानते ही नहीं हैं, बहुत सारे शहर ऐसे होते हैं। इसी के साथ में चुनौतियां, जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे विजय ने भी कहा था कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो चुनौतियां भर भर के हमारे पास आ जाती हैं, तोहफे में आ जाती हैं। तो जब आपने इन सब में कदम रखा तो चुनौतियाँ आपको क्या लगी कि ये बहुत बड़ी चुनौती है? कभी ऐसा लगा कि नहीं, इस मिशन को रोक देना चाहिए? मैम चुनौतियाँ तो ये थी कि उस समय पूरा जो शहर था वो पूरा बंद था और अगर हमें यहाँ एक जगह से मतलब अगर हमें 1 मीटर से 100 मीटर भी जाना था ना तो इतना घूम के जाना था कि समझ में नहीं आता कि आप कितना सफ़र तय कर लोगे और आप क्या पता वहाँ पे समय पहुँच पाओगे भी कि नहीं। तो जैसे हमें स्टार्टिंग में जो इंटेल मिला था ये बोला गया था कि भोपाल में ट्रेन आएगी, हमें ये पता था। लेकिन उस समय भोपाल में 3 स्टेशन हुआ करते थे एक तरीके से, एक बैरागढ़ का भी स्टेशन था, एक मेन स्टेशन भी था और एक हबीबगंज भी था। और जैसे कि हमें पता नहीं था कि उस समय न्यूज़पेपर्स भी नहीं आ पा रहे थे, अप्रैल का महीना था, तो हमें ये नहीं पता था कि स्टेशन पे किस पे आएगी, बस ये बोला कि भोपाल पे आएगी। तो जैसे तैसे सामान के बारे में तो हमने इकट्ठा कर लिया था और हमने सुबह 4:30 बजे घर से निकले थे और गाड़ी जो लॉरी में जो सामान पानी जो इकट्ठा करवाया था उसको ले जाकर के हमने भोपाल स्टेशन पे अनलोड कर दिया था और वहाँ पे हमने 5:30 बजे के आसपास अनलोड कर दिया था। और इन्फॉर्मेशन के नाम पे बस हमारे पास वो टिकट का एक फ़ोटो था, उसमें गाड़ी नंबर भी नहीं था और वेबसाइट्स पे भी कहीं जानकारी नहीं हो रही थी। तो ये हुआ कि हमने जब वहाँ पे उतार दिया, उतारने के बाद फिर जब हमें पता चला 10:30 बजे के आसपास की जो ट्रेन है और जो भी श्रमिक है उन लोगों के लिए जो मतलब वेरिफिकेशन काउंटर बनाया गया वो बनाया गया हबीबगंज पे।
तो हबीबगंज पे पहुंचाने जब ट्रेन रुक चुकी थी तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि हम भोपाल से हबीबगंज कैसे लेके जाएंगे उस समय तक, जबकि एक गाड़ी उपलब्ध नहीं थी वहाँ पे कि आप 5,000 पानी के जो बॉटल्स थे उनको कैसे लेके जाओगे। तो जैसे तैसे वो गाड़ी का इंतजाम तो हुआ, लेकिन अब चुनौती ये थी कि यहाँ मेन स्टेशन से आपको वहाँ लेके जाना है, मतलब आपको एक्स्ट्रा किलोमीटर तय कर रहे हैं, क्योंकि जो मेन रूट था जैसे कि बहुत सारे अशोक मतलब मेन स्टेशन से अशोका गार्डन के द्वारा हम हबीबगंज पहुँच सकते थे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर, लेकिन ये था कि आपको चेतक के पे भी सारी रास्ते ब्लॉक थे, तो बहुत सारे ऐसे रास्ते थे जिसे घुमा करके न्यू मार्केट वाले रास्ते से हो करके वहाँ पहुँचना पड़ा। तो इसमें कहेंगे कि हमें कुछ सपोर्ट भी मिला, ट्रेन भी स्टेशन पे ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम तक रोकी गई। जब हम पहुंच गए तो जो स्टेशन पे जो मतलब डीएम थे भोपाल के, उनको भी उम्मीद ही नहीं थी कि इतने कम समय में इतना ज़्यादा इंतजाम कर दिया जाएगा। तो उनके द्वारा भी जो अप्रिशिएशन हमें किया गया, मोटिवेशन जो किया गया कि पहली बार मतलब हमारे कार्य मतलब काम करने की वजह से ट्रेन को एक्स्ट्रा समय के लिए स्टेशन पर रोका गया। तो ये सारी चुनौतियाँ थी और इसी चुनौतियों में प्रशासन का भी सहयोग मिलता रहा। बिल्कुल अंकित, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात ये नज़र आती है कि जब स्टेशन पे आ चुकी थी ट्रेन, उसके बाद में आप लोगों को सारा सामान शिफ्ट करना था। समय देखा जाए तो अंतराल बहुत कम था और आप लोगों को डायरेक्ट रास्ते भी नहीं मिल रहे थे, आप लोगों को संसाधन भी नहीं मिल रहे थे, लेकिन जैसे तैसे आपने वहाँ तक पहुँचाया स्टेशन तक। स्टेशन में पहुँचने के बाद में क्या आपको पूरी तरीके से सहयोग मिला था? क्या आपको और समय मिला वहाँ पर लोगों तक पहुँचाने के लिए सामान? हाँ, मतलब जब हम स्टेशन पे जब हम लोगों ने सामान रख दिया था तो हमें सहयोग मिला, क्योंकि वहाँ पे जो एनडीआरएफ की टीम थी, जो कि मैं बहुत ही मतलब उन लोगों को जब ड्रेस में देखता हूँ तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अगर ये लोग आ गए तो हमें कुछ सपोर्ट मिल जाएगा। तो जो मतलब एक एनडीआरएफ के जो ऑफिसर्स थे, जवान थे, वो अपने साथ में 2-2 3-3 बॉटल्स मतलब कह सकते हैं कि 15-20 लीटर के जो पानी था वो लेके जा रहे थे। फिर साथ में सहारा सक्षम के जो वॉलेंटियर्स थे शिवराज सिंह भैया के, उनके वॉलेंटियर्स, उनने भी अच्छा खासा सहयोग किया। फिर आरपीएफ के जो जवान होते हैं, मतलब जितने भी लोग उस समय स्टेशन पे उपलब्ध थे हबीबगंज पे, सब ने सहयोग किया, क्योंकि 5,000 बॉटल्स को हमने 20 मिनट के अंदर मेन स्टेशन से हबीबगंज पहुंचा दिया। और अप्रैल का महीना था और पानी की बहुत ज़्यादा क्राइसिस थी, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हमें हर तरफ से एक सहयोग मिला था, मतलब स्टेशन में पहुंचने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जैसे कि आपने बताया कि कई सारे आपने मिशन किए हैं, उसमें आपने बहुत सारे योगदान आपने दिए हैं, तो क्या इस पूरे मिशन में आप लोग महिलाओं को भी आपने जोड़ा? क्योंकि जैसे कि विजय ने भी पहले बताया था कि बहुत कम सदस्य थे, 3 या 4 लोग थे आप लोग, तो क्योंकि कहा जाता है कि जब किसी काम में महिलाएं इन्वॉल्व हो जाती हैं तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में वो काम होने लगता है। तो आपके मिशन में भी क्या कोई महिला जुड़ी? हाँ, मतलब हमारे मिशन में जो बाद के जो मिशन थे ना, जैसे मिशन राजगीर, मिशन धनबाद, मिशन बिहार, इसमें हमारे सदस्य हैं मतलब नैनिका मीना और प्रीति यादव, ये दोनों भी बाद में जुड़ी थी। और फिर इसके बाद इन्होंने जैसे महिलाओं की बात करी, तो उस समय क्या था कि हम बस श्रमिक पे ध्यान दे रहे थे, हम ये नहीं देख रहे थे कि उसमें महिलाएं भी हैं, उन महिलाओं को भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन बांटने में सहयोग किया उन लोगों ने। और इसके बाद ये भी बताया कि जब आप ट्रेन में जा रहे हो तो आपको किस प्रकार से हाइजीन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कोई ट्रेन ऐसा था कि 4-4 5-5 दिन में जा रहा था। और हमने बीच में ऐसी खबरें भी सुनी थी कि किसी ट्रेन को जाना था बिहार और वो पहुंच गया मतलब उड़ीसा, तो ऐसी घटनाएं भी थी। तो इसी हिसाब से हम लोगों ने मतलब एक इकोसिस्टम बनाया, और इकोसिस्टम के माध्यम से भोपाल की सबसे जो अंतिम ट्रेन थी वो बैरागढ़ से गई थी और वो गई थी बिहार में जी। तो सबसे अंतिम ट्रेन को भी हमने जो भोपाल डिवीज़न से जाना था उसको भी हमने भेजा था। और उसमें बताऊं मैं आपको, तो उसमें मैं खुद नहीं गया था, उसमें हमारी जो महिला वॉलेंटियर्स थी, लड़कियां, जैसे कि नैनिका और प्रीति, ये दोनों गई थी।